सभी देशवासियों को चित्रकूट त्रिपाठी का नमस्कार। सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार की ओर से मैं स्वागत करता हूं आपका। और आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आज मैं जनन तंत्र का सेकंड पार्ट प्रस्तुत कर रहा हूं, तो ध्यान से देखिए। हमने फर्स्ट पार्ट में किया था अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन के अंदर क्या होता है कि कोई भी मेल या फीमेल डिसाइड नहीं होता है, बस जीव की एक कोशिका या जीव द्वारा अपने समान एक ही जीव द्वारा अपने समान एक नए जीव की उत्पत्ति होती है, और इसको हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं। इसमें केवल एक ही प्रकार के इंडिविजुअल की ज़रूरत होती है, एक ही प्रकार के जीव की आवश्यकता होती है, इसलिए इसको हम अलैंगिक जनन कहते हैं। जबकि अब मैं आपको लैंगिक जनन बताने जा रहा हूँ। लैंगिक जनन दो रूपों में, लैंगिक जनन पादप का और जंतु का, ये दो प्रकार का हम बात करेंगे यहाँ पर। जो पादप का जो जनन होता है वो एक पार्ट में और जंतु वाला एक पार्ट में करेंगे। तो चूँकि पादप वाला थोड़ा आसान पड़ता है, इसीलिए पहले मैं पादप वाला बताऊँगा। उससे पहले कुछ टेक्निकल शब्दावली बता देता हूँ। देखिए, लैंगिक जनन क्या होता है कि लैंगिक जनन अर्थात एक नर तथा एक मादा युग्मक जब आपस में मिलते हैं तो एक संरचना बनती है जिसको युग्मनज बोलते हैं। युग्मनज ये नए जीव की प्रथम कोशिका मानी जाती है, क्योंकि इसी में अपनतिक और परिणतिक विभाजन होने के बाद में अंत में जीव का निर्माण होता है। तो ये जीव की प्रथम कोशिका है। ठीक है, इसको एक परिप्रेक्ष्य में समझते हैं। मान लीजिए मनुष्य की बात करें तो मनुष्य के जो नर युग्मक होते हैं उसमें 23 गुणसूत्र होते हैं, जबकि मादा गुणसूत्र में भी, मादा युग्मक यानी कि जो अंडा होता है उसके अंदर भी 23 गुणसूत्र होते हैं। जब ये शुक्राणु इस अंडाणु में प्रवेश कर जाता है तो जिस क्रिया को निषेचन कहते हैं, ठीक है, उसके बाद में ये 46 गुणसूत्र पुनः स्थापित हो जाते हैं। यानी 50% कैरेक्टर मनुष्य के, 50% कैरेक्टर तो नर से आते हैं और 50% कैरेक्टर आपके मादा से आते हैं। तो ये किसी भी जीव में, तो इसलिए जो लैंगिक जनन होता है ना, लैंगिक जनन एक तो होता है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में एकदम सेम वैसी ही कॉपी बनती है, बहुत ज़्यादा इवोल्यूशन नहीं आता है, बहुत ज़्यादा उद्विकास की संभावनाएं नहीं होती हैं, परंतु इसमें नए लक्षण, नए कॉम्बिनेशन बनते हैं। इसीलिए एक चीज़ हमेशा पूछी जाती है कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में सर्वाधिक विकसित जनन कौन सा है, तो जवाब होगा लैंगिक जनन, क्योंकि इसमें नए नए कॉम्बिनेशन बनते हैं, जैसे नई नई प्रजातियाँ भविष्य में बनने की चांसेस बढ़ जाते हैं, नई रिकॉम्बिनेशंस और दूसरी चीज़ें बहुत सारी बढ़ जाती हैं, संभावनाएं, नए नए लक्षण आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जबकि अगर एक ही प्रकार का लैंगिक जनन एक ही प्रकार का अलैंगिक जनन ही होता रहे तो वो चीज़ वैसी बनती रहेगी। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए, तब उसके बाद हम इसको करेंगे और ज़्यादा मज़ा आएगा। मान लीजिए एक आम का पेड़ है, ठीक, आम के पेड़ में एक बढ़िया लाल लाल बड़े बड़े आम लगते हैं, बड़े ही मीठे, ज़बरदस्त, बड़े बड़े लाल लाल आम लगते हैं, बड़े ही मीठे। तो अब हम इसमें दो प्रकार का इसको रिप्रोड्यूस करके एक नए आम का पौधा बनाते हैं। एक तो हमने उसके एक डाली को कलम करके काट के और दूसरी जगह लगा दिया, ठीक है, इससे एक आम का पौधा तैयार हो गया। एक हमने इसके बीज को, जो आम का बीज था, उसको बो दिया, उससे भी एक नया पौधा तैयार हो गया। कालांतर में जब ये दोनों पौधे बढ़ेंगे तो देखिए इसमें तो बिल्कुल उसी टाइप के आम मिलेंगे, बिल्कुल वैसे ही लाल, है ना, और वैसे ही मीठे सेम। आप इन दोनों के आमों में विभेद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये अलैंगिक जनन से उत्पन्न हुआ है। एक डाली के काट के, मतलब उसके एक डाली के कलम बनाने की वजह से एक नए आम की उत्पत्ति हुई है, तो उसमें वही कॉम्बिनेशन होगा जो पुराने वाले आम में होगा। जबकि ये वाला जो बीज से आम बना है, हमें नहीं पता, हो सकता है इसके बीज छोटे हो सकता है इसके आम खट्टे हो सकता है इसके आम और ज़्यादा मीठे हो सकता है थोड़ा बड़ा हो सकता है थोड़ा छोटा हो। इसमें हमेशा नए कॉम्बिनेशन आएंगे। क्यों? क्योंकि ये बीज द्वारा उत्पन्न हुआ। और बीज कहाँ से बनता है? लैंगिक जनन के द्वारा बनता है। बीज कहाँ से बनता है? फूल से बनता है। और फूल में क्या होता है? नर और मादा युग्मक होते हैं, जो बाद में पहले पॉलिनेशन करते हैं और बाद में रिप्रोडक्शन, ये अपने फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या होते हैं? मिक्स हो जाते हैं। तो उसी को मैं बताने जा रहा हूँ कि पुष्प की संरचना, क्योंकि हमें लैंगिक जनन को पौधों में समझने से पहले पुष्प की संरचना को समझना पड़ेगा। पुष्प के ये दो मुख्य भाग होते हैं जिनके कारण हम कह सकते हैं कि भाई पुष्प द्विलिंगी होता है। जैसे देखिए, नर के लिए तो हम ये वाला निशान प्रयुक्त करते हैं, जबकि मादा के लिए ये वाला निशान प्रयुक्त करते हैं। आप सब लोग जानते हैं, पुरानी क्लासेस में आपने पढ़ा है
तो अब हम एक ये देखिए, ये मैं आपको पुष्प की संरचना बना के दिखाता हूँ, पुष्प की आंतरिक संरचना, जो मेरे हिसाब से बड़ी सरल तरीके से मैं आपको कोशिश करूँगा बनाने की। इसको हम लोग कहते हैं अंडाशय, ठीक। उसके बाद ये सुराही जैसी संरचना, ये स्टाइल होती है, इसका नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टाइल या वर्तिका। वर्तिका, इसको वर्तिका, अगर ये यहाँ पे एक संरचना होती है थोड़ी सी फूली हुई सी, हल्की सी, ये गोंद, यहाँ से एक गोंद जैसा पदार्थ सिक्रीट होता रहता है, इसको वर्तिकाग्र बोलते हैं। वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा, और ये स्टाइल होती है। और ये जो होता है इसको हम बोलते हैं अंडाशय। अंडाशय अंग्रेजी में कहते हैं ओवरी। तीनों को मिला के कह देते हैं स्त्री के सर, पिस्टिल। ओके, अब उसके बाद में यहाँ पे ये आपका परागकोश हो गया, सॉरी पुंकेसर। यहाँ पर भी हम पुंकेसर बना देते हैं। पुंकेसर कई बार एक होता है, कई बार एक से ज़्यादा होता है। ये 12वीं क्लास का पार्ट है, हमें तो बस इतना ही पता होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद में हम यहाँ पे एक फूल का सबसे खूबसूरत और प्यारा सा भाग बनाते हैं, इसको हम लोग दलपुंज कहते हैं। दलपुंज एक ऐसा भाग होता है जो बहुत ही ज़्यादा कलरफुल होता है। फूल का सबसे खूबसूरत भाग यही होता है। हालांकि इसका रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं होता है, लेकिन फूल को सुरक्षा देने का काम करता है। उसी तरह से ये वाला भाग होता है, इसमें इस भाग को, ये हरे रंग का भाग होता है, इसको बाह्य दल बोलते हैं। ये तो दलपुंज हो गया, दल, और इसको हम लोग बोल देते हैं बाह्य दल। बाह्य दल दैट इज़ कॉल्ड कोरोला, और ये हो गया कैलिक्स, ठीक है। ये हरे रंग का भाग होता है। अब यहाँ पर पुष्प जहाँ बैठता है, पुष्प का ये आसन होता है, इसको पुष्पासन बोल देते हैं, अंग्रेजी में स्टाक बोल देते हैं, ये होता है। अब जरा देखिए, पुष्प में काम के भाग, ये जो भाग है ना, ये स्त्री केसर होता है, अर्थात ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जबकि ये वाला जो है ये मेल यानी कि पुमंग, ये पूरा का पूरा पुरुष भाग होता है, यानी कि इसको मेल बोल देते हैं। यानी पुष्प द्विलिंगी होता है, जो कंप्लीट फ्लावर होता है, कंप्लीट पुष्प द्विलिंगी होता है। तो द्विलिंगी पुष्प के लिए ये वाला निशान प्रयुक्त करते हैं, है ना। और इसको अंग्रेजी में, इसकी एक टेक्निकल शब्दावली, इसको हर्मेफ्रोडाइट बोला जाता है। इसका स्पेशल क्या नाम हुआ? हर्मेफ्रोडाइट, ये इसका टेक्निकल नेम है। आप लोग लिख लेना, कई बार पूछ लेते हैं ये बात कि एक कंप्लीट पुष्प कैसा होता है, द्विलिंगी। अच्छा, एक और बात बता दूं, कभी हमें मौका मिला तो हम मेडल वाला जब करेंगे तो एक चीज़ और बता दूं, क्या होता है कि इसके जो पुमणु होते हैं ना, जब अपने ही वाली वर्तिका से मिलते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागण। लेकिन अगर किसी अन्य फूल के पराग कणों को इस पे लाके डाल दिया जाए और इसके पराग कणों को हटा दिया जाए विपुंसन की क्रिया द्वारा, और दूसरे पराग कणों को इस पे डाल दिया जाए, तो भाई वो फिर परपरागण हो जाता है। तो ये स्वपरागण, परपरागण। परागण क्या होता है, पहले तो ये देखिए, ये जो पूरा एलिमेंट होता है इसको हम पुतंतु बोलते हैं, और ये पुमंग होता है, इसमें से पोलन ग्रेन बनते हैं, यानी कि पुम अणु बनते हैं। और ये जो पुम अणु होते हैं, ठीक है, पोलन ग्रेन, ये पोलन ग्रेन जब बन जाते हैं, ये जैसे अपने मनुष्य में करते हैं ना, कि जैसे एक शुक्राणु होता है और एक अंडाणु होता है ना, यानी कि एक नर युग्मक होता है, एक मादा युग्मक होता है। तो इस तरह से यूँ समझिए ना कि ये जो पुमणु है ना, ये नर युग्मक की भांति कार्य कर रहे हैं, और ये वर्तिका पर चिपक जाते हैं। यहाँ पर जब वर्तिका पर चिपक जाते हैं तो इनमें एक पराग नलिका बनती है ना। मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाऊंगा, इतना मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अगर आप पुष्प की संरचना 10वीं क्लास के बच्चे हैं तो ये पुष्प की संरचना अगर आप ऐसे बनाते हैं और पुष्प के इन भागों का नाम लिखते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इसको मिटा रहा हूँ क्योंकि हमारा काम बस इतने से है। देखो, अब पुमणु इस पर घुस चुका है, अब उसके बाद का काम स्टार्ट होता है। तो मैं आपको अलग से बता रहा हूँ, यहाँ पर कोशिश करूँगा कंप्लीटली बनाने की। ये देखिए, ये सुराही जैसा भाग था, ठीक है, और ये एक बड़ा सा मैंने बना दिया। ये अब इस पे देखो, मैं 2-3 पुमणु चिपक चुके हैं। तो देखो, किसी की पराग नलिका छोटी बनती है, किसी की पराग नलिका मोटी बनती है। अब ये जो भी पराग नलिका पहले बनते ये देखो, ये पराग नलिका बनते बनते ये अंडाणु के पास, यानी यहाँ आ जाती है। इस तरह से देखना ध्यान से, ठीक है, ओके। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर मादा युग्मक का न्यूक्लियस होता है, मादा का न्यूक्लियस होता है। मैं ऐसे करके बना दूँ, प्रतीक के रूप में पता लग जाएगा, ठीक है। जबकि इसके अंदर क्या होता है, नर का न्यूक्लियस होता है, नर का केंद्रक होता है, और ये मादा का केंद्रक। तो नर केंद्रक देख रहा होता है कि बस जल्दी से जल्दी ये पोलन ट्यूब बन जाए, पराग नलिका बन जाए। पराग नलिका बनने के बाद ये जो है ना, गति करते 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 यहाँ से इस नलिका के सहारे यहाँ पहुँच जाता है, और पहुँचने के बाद पुष्प के इससे मिल जाता है,
मिक्स हो गया, तो ये मिलने की घटना ही निषेचन कहलाती है। लेकिन निषेचन से पहले ये जो नलिका बनी थी, इस नलिका के बनने की जो घटना होती है इसको हम लोग परागण बोलते हैं। ठीक है, तो पुष्प में पहले परागण की क्रिया होती है, मतलब पराग कण का वर्तिका से चिपकना, पराग नलिका का बनना और केंद्रक का यहाँ तक पहुँचना, ये जो घटना होती है ना इसको परागण बोलते हैं। जबकि अब जैसे ही ये दोनों केंद्रक मिलेंगे, मिलने के बाद में एक संरचना तैयार होगी, सब जानते हैं। मिलने के बाद जो संरचना तैयार होती है उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग जाइगोट यानी कि युग्मनज कहते हैं, युग्मनज, जो बाद में बीज का रूप ले लेता है, ये सब लोग जानते हैं। ठीक है, इसी युग्मनज को ये फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है, यानी कि निषेचन के बाद बनता है। तो कई बार ये प्रश्न आ जाता है कि निषेचन पहले होता है कि परागण पहले होता है? तो जवाब है परागण पहले होता है, परागण के बाद ही निषेचन होता है। यानी कि निषेचन पूर्व की घटना परागण है और परागण के पश्चात की घटना निषेचन है। जंतु और पादप के जनन में, लैंगिक जनन में ये भी एक बहुत बड़ा अंतर है। जंतु में केवल और केवल युग्मनज का निर्माण निषेचन की क्रिया द्वारा होता है, जबकि पौधों में परागण के पश्चात निषेचन होता है। एक बहुत बड़ा अंतर है। ठीक है, तो ये तो था लैंगिक जनन पौधों के अंदर, जो बड़ा ही आसान था। अब जंतुओं में जो लैंगिक जनन होता है वो दो प्रकार का होता है। ये तो था पादप का लैंगिक जनन, अब उसके बाद ये युग्मनज बन गया। युग्मनज के बाद में प्लूम्यूल और वो सारा बनता है, वो 12वीं का पार्ट है। तो पहले अपने इतना तो ये समझ लेते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही बताऊंगा मैं, थोड़ा सा और हल्का सा देख लेते हैं 2 मिनट। ये इतना वाला भाग हो गया, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। इसके बाद जो सेकंड पार्ट है ना इसका, वो है जंतु में निषेचन की क्रिया। तो जंतु के निषेचन को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक होता है बाह्य निषेचन, बाह्य निषेचन। एक होता है आंतरिक निषेचन। ये निषेचन के प्रकार बता रहा हूँ मैं भाई, अगर हिंदी की स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाए तो आई एम सॉरी उसके लिए, बाकी कोशिश करूँगा कि मैं बिल्कुल सही लिख पाऊँ। निषेचन, शय में थोड़ी दिक्कत होती है, निषेचन। ओके, तो बाह्य निषेचन और ये हो गया इंटरनल यानी आंतरिक निषेचन। आंतरिक निषेचन, नाम से ही पता लग रहा, बाह्य निषेचन ये शरीर के बाहर होता है, जबकि आंतरिक निषेचन शरीर के अंदर होता है। मतलब नर और मादा युग्मक के मिलने की प्रक्रिया जब शरीर के अंदर होती है तो आंतरिक निषेचन होता है, जो अधिकतर जीवों में होता है। परंतु जब बाहर होती है तो अब ये बाहर वाला तो नहीं समझ में आता लोगों को। तो देखिए मैं बताता हूँ, जैसे आपने देखा होगा मेंढक, जो मादा मेंढक होती है, मादा मेंढक, फीमेल मेंढक, वो क्या करती है कि जल के किनारे अपने अनिषेचित अंड, जिनका निषेचन नहीं हुआ होता, जो एकदम वर्जिन अंडाणु होते हैं, जो एकदम फ्रेश अंडाणु होते हैं, वो क्या करती है कि खूब सारे अंडे दे जाती है भाई, सिंपल, जो अभी निषेचित नहीं हुए हैं। उसके बाद नर मेंढक क्या करता है, इनके ऊपर आके इनको निषेचित कर देता है। मतलब अपना जो शुक्राणु है वो इसके ऊपर डाल देता है और वो ये निषेचित हो जाते हैं। निषेचित होने के बाद में ये टेडपोल में कन्वर्ट हो जाते हैं, अर्थात नए जीव का निर्माण हो जाता है। तो आप देखिए इसमें क्या हुआ, इसमें मतलब कि मादा ने भी अपना जो मादा युग्मक है उसको बाहर त्यागा और नर ने भी उसके ऊपर बाहर ही जाके त्यागा। इसको हम लोग कहते हैं बाह्य निषेचन। बहुत बढ़िया उदाहरण है मेंढक, हमेशा ध्यान रखना। इसके अलावा जो जीव होते हैं, जितने भी डेवलप जीव होते हैं, जैसे मनुष्य इत्यादि होता है, तो इनके अंदर क्या होता है कि आंतरिक निषेचन पाया जाता है। आंतरिक निषेचन का मतलब होता है नर मादा के शरीर में अपने जो मेल गैमीट्स होते हैं, अर्थात जो नर युग्मक होते हैं, उनको प्रविष्ट कराता है और उसके बाद निषेचन की प्रक्रिया होती है। निषेचन की प्रक्रिया के बाद संतानोत्पत्ति होती है। ये तो हम सब लोग जानते हैं। एक संरचना और बताना चाहूँगा छोटी सी, जिसको केवल 10वीं क्लास के बच्चे देखें, क्योंकि 10वीं क्लास के बच्चे अक्सर इस संरचना में गलती कर देते हैं। मादा जनन तंत्र का चित्र बनाने जा रहा हूँ मैं, उसके बाद अगली अपनी जो क्लास होगी उसके अंदर एक तो मैं नर जनन तंत्र का चित्र बनाऊंगा और दूसरा इनकी जो सिमिलैरिटीज़ हैं उनको बताऊंगा और इनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, उसको अपने लोग अंग्रेजी में हिंदी में कह देते हैं जनन स्वास्थ्य। अब उस वाले टॉपिक में ये दोनों रह गए। तो पहले एक मैं संरचना आपको और बना के दिखा दूँ, जिसको हम लोग कहते हैं फीमेल। देखिए, फीमेल की संरचना बनाने के लिए सबसे पहले आपको ना एक इस तरह की संरचना बनानी होगी। ठीक है, जिनको ये संरचना नहीं बनानी आती है वो एक गोला बना लेना डॉटेड लाइन से।
इस तरह से गोला बना लेना। गोला बनाने के बाद इसमें ऐसे करके त्रिभुज बना लेना, है ना, अंदाज़ा मिल जाएगा कि हमें क्या बनाना है। ठीक है, तो ये हिस्सा तो यहाँ से हो गया, ये हिस्सा यहाँ से हो गया, ये हिस्सा यहाँ से हो गया, आपकी ये संरचना तैयार हो जाएगी और बाकियों को मिटा दो। ठीक है, तो मुझे तो खैर हैबिट है, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं सीधे ही बना लेता हूँ इन संरचनाओं को। सबसे पहले मैं इसको ऐसे बना लूँगा, उसके बाद मैं इसको ऐसे बना लूँगा और फिर उसके बाद में मैं इसको ऐसे इस तरह से बना लूँगा। तो ये इस तरह से ये संरचना हम आराम से तैयार कर सकते हैं। ये पेंसिल होगी हमारे पास तो मिटा भी सकते हैं, है ना। यहाँ पे ये संरचना कुछ इस तरह से हो जाती है। अब उसके बाद में ये जो संरचना होती है यहाँ से भी ऐसे, है ना, उल्टे गोले बना देना गोलों के सामने। ये संरचना बिल्कुल ऐसे और ये संरचना बिल्कुल ऐसे। ये गर्भाशय का मैंने चित्र तैयार कर दिया। उसके बाद हमें यहाँ से एक हनुमान जी के घुटने की तरह से एक गुलाबी रंग की 2 संरचनाएं निकालनी है। इन संरचनाओं को हम लोग बोलते हैं अंडाशय। हालांकि पुरुष में इसके समतुल्य वृषण की संरचना होती है, टेस्टिस, जो कि शरीर से बाहर रहते हैं, क्योंकि शुक्राणुओं का निर्माण 2-3 डिग्री कम तापमान पे होता है। लेकिन जो फीमेल होती हैं उनके शरीर के अंदर ही ये संरचना होती है, इसमें अंडाणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, ये गुलाबी रंग की संरचना होती है। अब ये गुलाबी रंग की संरचना हमने बना ली, उसके बाद हम यहाँ पे सर्विक्स बनाते हैं। ये सर्विक्स हो गई, ठीक है, आराम से ये सर्विक्स बना दिया। ठीक है, ये सर्विक्स का द्वार है, ये बाहर दिखाई देता है। इसको हम लोग कहते हैं, हिंदी में तो कहते हैं भग, और ये वाला हिस्सा जो होता है इसको शायद ग्रीवा बोलते हैं, अंग्रेजी में सर्विक्स बोला जाता है। ये काफ़ी लोचदार होती है, समय समय पे इसका आकार कम और ज़्यादा भी हो सकता है। दैट इज़ कॉल्ड गर्भाशय। गर्भाशय, ये नोमेनक्लेचर आना चाहिए। और ये आपकी होगी, ये वाला जो हिस्सा हो गया, ये दो होती हैं, है ना, इसको अंडाशय बोला जाता है। अंडाशय, ये संरचना होती है। अब चूंकि अंडाशय से अंड का निर्माण हर 28 दिन में होता है, ये अंड को यहाँ तक पहुँचाने के लिए एक कीपनुमा संरचना होती है। ज़रा ध्यान से देखिए आप, मैं एक कीपनुमा संरचना बना रहा हूँ। ये बन गई कीपनुमा एक संरचना बन गई। ठीक है, जो इस अंडाणु को, जो इस अंडे को यहाँ तक पहुँचाती है। ठीक है, यहाँ पर भी एक कीप जैसी संरचना बना देते हैं। ये बन गई कीप जैसी संरचना, है ना। ये यहाँ से ऐसे, ये इस तरह से, और ये एक कीप जैसी संरचना बन गई। ठीक है, इसको हम लोग फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। फैलोपियन नलिका इसका एक और नाम है। इसको अंडवाहिनी भी बोलते हैं, क्योंकि अंडाणु यहाँ बनने के बाद इसके अंदर आता है। एक और चीज़, यहाँ से अंडाणु आता होता है और यहाँ से शुक्राणु आता होता है। अगर जब भी शुक्राणु यहाँ से जब प्रवेश करता है और ये गर्भाशय का मुंह खुला होता है, तो यहाँ से शुक्राणु प्रवेश करते हुए यहाँ पर आता हो, इधर से अंडाणु आ रहा होता है। शुक्राणु अंडाणु को इसी स्थान पर निषेचित करता है, यानी निषेचन का जो स्थान है ना, वो ये फैलोपियन नलिका होती है। ठीक है, परंतु यदि शुक्राणु आ ही ना पाए, मतलब शुक्राणु नहीं आता, तो क्या होता है, अगर मतलब, हाँ देखिए, शुक्राणु आया और ये निषेचित हो गया। अब निषेचित अंड जो है ना, वो गर्भाशय में स्थापित हो जाता है। लेकिन अगर ये शुक्राणु यहाँ से नहीं आया और ये अंडाणु निषेचित नहीं हुआ, तो ये क्या होता है कि ये बाहरी दीवार पर यहाँ लग जाता है, और हर एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद ये पूरी जो दीवार की जो संरचना है ना, ये रक्त के साथ ये जो अंडाणु वाला भाग है, ये इस ग्रीवा द्वारा ये शरीर के बाहर त्याग दिया जाता है समय समय पर, और इस तरह से इसकी सफाई होती रहती है। ये एक प्राकृतिक घटना है। ठीक है, जबकि निषेचित अंड हमेशा यहाँ स्टैब्लिश हो जाता है। ये बस अंतर है थोड़ा सा। अगर इतनी संरचना हम बना लेते हैं एग्जाम में, तो आई थिंक बहुत ही बढ़िया रहेगा। ठीक है, ये संरचना कई बार आ जाता है कि मादा जनन अंग का चित्र बनाइए, तो इसके अंदर देखिए चित्र में ये फैलोपियन नलिका हो गई, अंडाशय हो गया, गर्भाशय हो गया, ग्रीवा होगी, भग होगी। इतनी चीज़ें बनाने के बाद में आसानी से हम इसकी व्याख्या कर सकते हैं। बाकी एक बार और मैं बना के आपको अगले उसमें दिखा दूंगा। तब तक के लिए आप लोग मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।